नमस्कार दोस्तों, संडे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोइनुद्दीन खान। आज की खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं, सियासत, सुप्रीम कोर्ट, ग्लोबल टेंशन और टेक पावर सब एक साथ बदलते दिख रहे हैं। भारत में चुनावी गठबंधन खेल पलट रहे हैं तो अमेरिका में कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अल्टीमेटम से तनाव भी बढ़ रहा है तो भारत एआई और ग्लोबल गठबंधनों के जरिए नई भूमिका में नजर आ रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या बड़ा संकेत छिपा है, आज की सभी बड़ी खबरें समझेंगे, वो भी गहराई से। तो बने रहिए अंत तक। आज ब्रिटेन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने एक बार फिर राजशाही और मीडिया की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू की हिरासत से रिहाई का एक अहम और चर्चित फोटो कैप्चर किया है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि ये फोटो उस समय ली गई जब पूर्व प्रिंस एंड्रयू हिरासत से बाहर आ रहे थे और कैमरे ने उस पल को इतिहास में दर्ज कर लिया। विश्लेषकों के मुताबिक ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि रॉयल परिवार की छवि पर एक गहरा सवाल है, और खासकर तब जब जेफरी एप्स्टीन कांड के बाद पहले से ही रॉयल फैमिली की प्रतिष्ठा पर दबाव बना हुआ है। अब बहस तेज हो गई है, क्या मीडिया ने जनहित में अपनी जिम्मेदारी निभाई या फिर यह किसी की निजी गोपनीयता में दखल है? आखिर जनता का जानने का अधिकार बड़ा है या शाही परिवार की निजता? फिलहाल ये तस्वीर सिर्फ एक बड़ी खबर नहीं बल्कि मीडिया की ताकत और जवाबदेही दोनों को उजागर कर रही है। वहीं दूसरी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई एक्सपो में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब एक निजी विश्वविद्यालय को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। एंड दिस न्यूज इज स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एआई समिट विवाद इस हफ्ते सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर छाया रहा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोटिक डॉग यूनिट्री GO2 को अपना इनोवेशन बताकर दिखाया, जो वायरल वीडियो से पकड़ा गया। विवाद की शुरुआत समिट में गलगोटिया के प्रतिनिधियों ने रोबोट को ओरियन नाम से पेश किया, लेकिन जांच में ये चीन की यूनिटायर रोबोटिक का कॉमर्शियल प्रोडक्ट निकला। वीडियो वायरल होने पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और स्टॉल की बिजली काटी और एक्सपो एरिया खाली करने का आदेश दिया। यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि यह स्टूडेंट की एआई प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग के लिए खरीदा गया था, न कि अपना बनाया हुआ। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन और नेशनल एम्बेरसमेंट बताया। कहा कि समिट में सिर्फ जेन्युइन वर्क दिखाना चाहिए। 18 फरवरी को यूनिवर्सिटी को बाहर निकाल दिया गया, जो 18 देशों के नेताओं और गूगल माइक्रोसॉफ्ट CEO की मौजूदगी वाले इवेंट पर काला धब्बा लगा। ये विवाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मेरिट बनाम मार्केटिंग पर सवाल उठाता है। खासकर IIT जैसे संस्थानों से बड़े बूथ का पुराना मुद्दा जोड़कर एआई समिट जैसे वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नुकसान, लेकिन सरकार की सख्ती से पारदर्शिता का संदेश भी मिला। सोशल मीडिया ट्रोलिंग बढ़ी, यूनिवर्सिटी पर प्रोपेगेंडा का आरोप लगे, आगे UGC जांच की भी संभावनाएं हैं। ये मामला एआई इनोवेशन में ईमानदारी की जरूरत बताता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो में 4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी बड़ा बूथ आवंटित किया गया। जैसे ही जानकारी सामने आई वैसे ही शिक्षा जगत और सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई। प्रतिभागियों के मुताबिक जहां देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थान सीमित जगह में अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर रहे थे, वहीं एक निजी विश्वविद्यालय का बूथ आकार में उनसे कहीं बड़ा दिखाई दिया। कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या ये निर्णय योग्यता के आधार पर लिया गया या फिर आर्थिक ताकत ने यहाँ बाजी मार ली? विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक बूथ के आकार का नहीं बल्कि शिक्षा क्षेत्र में मेरिट बनाम पैसे की बहस को फिर से हवा देने वाला है। सरकारी आयोजनों में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चयन प्रक्रिया स्पष्ट थी, क्या सभी संस्थानों के लिए समान मानदंड लागू किए गए। फिलहाल एक्सपो में लगी ये एक व्यवस्था अब बड़े सिस्टम पर सवाल बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश की शीर्ष तकनीकी संस्थाओं की प्रतिष्ठाओं के साथ समझौता हो रहा है या फिर यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था जिसे बेवजह विवाद बनाया जा रहा है। वहीं तीसरी खबर में तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा चुनावी मोड़ देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले DMDK ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ये घोषणा हुई, राज्य की रियासत में हलचल तेज हो गई। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक ये गठबंधन सिर्फ सीटों का समझौता नहीं बल्कि चुनावी गणित को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि DMDK के जुड़ने से DMK की स्थिति और मजबूत होगी।
जबकि मुख्य विपक्षी दल AIADMK पर इसका सीधा दबाव पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार 2026 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और बढ़ सकती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले NDA की रणनीति भी चुनौती के घेरे में आ सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये गठबंधन सत्ता की राह आसान करेगा या फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया समीकरण और नई टक्कर देखने को मिलेगी। अगली खबर है वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन से एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। भारत ने अमेरिका में आयोजित पीस बोर्ड की पहली बैठक में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि ये बैठक वाशिंगटन DC में आयोजित की गई, जहां कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने औपचारिक सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत को कम नहीं आंका जा रहा है। इससे भारत अमेरिका रिश्तों में नई मजबूती देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों के बीच भारत की मौजूदगी उसे एक अहम कूटनीतिक खिलाड़ी बना सकती है। लेकिन साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है, क्या इससे चीन और पाकिस्तान के साथ समीकरणों पर असर पड़ेगा? क्या भारत किसी बड़े भू राजनीतिक संतुलन में फंस सकता है? फिलहाल ये सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की नई भूमिका का संकेत माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या ये कदम भारत को वैश्विक शांति प्रक्रिया का केंद्र बनाएगा या फिर नई कूटनीतिक चुनौतियों का दरवाजा खोलेगा? अब नई दिल्ली से एक बड़ी वैश्विक खबर भी सामने आई है। राजधानी में आयोजित ग्लोबल AI समिट में दुनिया भर के नेता और टेक नीति निर्माता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस समिट में कई प्रमुख देशों के प्रतिनिधि, टेक कंपनियों के अधिकारी और नीति विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान AI के विकास, उसके नियमों और भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा भी की जा रही है। विश्लेषकों के मुताबिक ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है खुद को AI लीडर के रूप में स्थापित करने का। कहा जा रहा है कि इस मंच के जरिए भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तकनीकी साझेदारी और मजबूत कर सकता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और AI की वजह से संभावित जॉब लॉस जैसे मुद्दों पर सख्त और स्पष्ट नीतियों की जरूरत भी बताई जा रही है। फिलहाल नई दिल्ली का ये मंच सिर्फ टेक्नोलॉजी की चर्चा नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक शक्ति संतुलन की बहस भी बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या भारत AI की दौड़ में दुनिया का अगुवा बनेगा या फिर नीतियों की कमी उसे पीछे कर देगी? वैश्विक टेक और सुरक्षा राजनीति में भारत ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिकॉन कोलिशन में शामिल होने के लिए समझौता कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गठबंधन उभरती टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। सूत्रों के मुताबिक इस समझौते से भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी QUAD को भी मजबूती मिल सकती है, यानी क्वाड। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। क्या इससे रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों पर दबाव पड़ेगा? क्या भारत एक नए भू राजनीतिक खेमे में और स्पष्ट रूप से खड़ा हो रहा है? फिलहाल ये समझौता सिर्फ टैक्स सहयोग नहीं बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संरचना का संकेत भी माना जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये कदम भारत को टैक्स सुपर पावर बनने की दिशा में आगे ले जाएगा या फिर नई कूटनीतिक चुनौतियां पैदा करेगा? तो वहीं नई दिल्ली में आयोजित AI समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक हब बनाने का विजन पेश किया है। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की युवा आबादी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिक्र भी किया। बताया जा रहा है कि सरकार मेक इन इंडिया को अब AI सेक्टर के साथ जोड़कर निवेश और स्किलिंग पर बड़ा फोकस करना चाहती है। विश्लेषकों के मुताबिक अगर ये रणनीति सफल होती है तो भारत ग्लोबल AI सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। डेटा एथिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और AI से जुड़ी रोजगार की अनिश्चितता अभी भी बड़े सवाल बने हुए हैं। फिलहाल भारत ने खुद को AI रेस में मजबूती से पेश कर दिया है। क्या भारत सच में दुनिया का AI हब बन पाएगा या फिर विजन और जमीन की हकीकत के बीच की दूरी रास्ता रोक देगी? अब खबर मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाओ वरना हालात और सख्त होंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने क्षेत्र में अपना सैन्य जमावड़ा भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट और अतिरिक्त सैनिक तैनाती की खबरें सामने आ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच सकता है, खास तौर पर इजराइल और अमेरिका का गठजोड़
और मजबूत दिखाई दे रहा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने की इस रणनीति के बीच 2015 की ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA यानी तथाकथित JCPOA 2.0 की संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे कई देशों के लिए तेल की कीमतें बढ़ सकती है, ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव आ सकता है और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है। अब सवाल यह है, क्या ये कूटनीतिक दबाव ईरान को बातचीत की मेज पर लाएगा या फिर दुनिया एक नए सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रही है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया संवैधानिक टकराव सामने आया है। वेस्ट बंगाल SIR विवाद को लेकर राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच बढ़ते ट्रस्ट डेफिसिट ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मामला चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा है, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी खुलकर सामने आई है। जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि चुनावी निष्पक्षता पर बड़ा सवाल है। राज्य की सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर इससे दबाव बढ़ सकता है, खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले। कानूनी जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहाँ बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये मामला लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन और भरोसे से जुड़ा है। फिलहाल नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है। अब सवाल यह है कि अदालत का हस्तक्षेप चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करेगा या फिर ये टकराव बंगाल की राजनीति को और गरमाएगा। दोस्तों, दिल्ली की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस के यूथ विंग द्वारा किए गए शर्टलेस मार्च पर केंद्र सरकार की ओर से तीखा हमला बोला गया है। प्रदर्शन के दौरान युवा कार्यकर्ता बिना शर्ट के सड़कों पर उतरे, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। केंद्र की तरफ से इस प्रदर्शन को टॉपलेस, ब्रेनलेस, सेमलेस जैसे शब्दों से निशाना बनाया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बयानबाजी की बाढ़ आ गई। मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ विंग का कहना है कि ये प्रदर्शन मुद्दों की तरफ ध्यान खींचने के लिए था। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताते हुए युवाओं की गंभीरता पर सवाल खड़े किए। विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं बल्कि बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत है। सोशल मीडिया नैरेटिव में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिख रही है, जबकि कांग्रेस के युवा विंग की छवि को झटका लगने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये है, क्या ये विरोध प्रदर्शन राजनीतिक था या फिर 2024 की चुनावी राजनीति में एक जोखिम भरा दांव? अब सवाल आपसे, क्या भारत सच में नई वैश्विक व्यवस्था में बड़ी ताकत बन रहा है या हम सिर्फ बड़े बड़े ऐलान सुन रहे हैं जिनका असर जमीन पर नहीं दिखेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर समझदार और अलग सोच वाले कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड, सीधी और बिना घुमाव वाली खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। धन्यवाद।